मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने। मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर के थ्रू, बेटे लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 9। हम कर रहे हैं F9 ACCA स्किल लेवल चैप्टर 1 द मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द कंसेप्ट्स ऑल 11 लर्निंग आउटकम्स इन लास्ट 8 लेक्चर्स। ये 9th लेक्चर है। इसमें मैं आपके क्वेश्चंस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के पहले कैप्लॉन के कराऊंगा, फिर बीबीपी के कराऊंगा, और उसके बाद आप एग्जामिनेशन किट से करेंगे। अच्छा, मैं आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करेंगे? नो डाउट इन दिस चैप्टर ऑल आर थ्योरी, बट धीरे धीरे क्या होगा कि जो नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 7 से मैं स्टार्ट करूंगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फिर इन्वेंट्री कंट्रोल, तो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आपको कैसे ट्राई करना है, मैंने कुछ आज आपको बेंचमार्क्स दिए। आप पहले रजिस्टर ओपन कर लीजिए। सभी के सभी बच्चे रजिस्टर ओपन करें। लेक्चर नंबर 9, ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 9 F9 द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन। मैं भूपेश आनंद आपके सामने आज लास्ट लेक्चर लेने जा रहा हूं, एंड दैट इज फॉर चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन। आइए देखते हैं दोस्त, आज ये जो चैप्टर है ना, इसके लिए बेस्ट कोटेशन मैंने ढूंढी है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जितने मर्जी कंसेप्ट कर लें, जितनी मर्जी बातें कर लें, आपको अपने आप ही करना पड़ेगा कुछ प्रैक्टिस। कहते हैं स्वर्ग तभी मिलता है जब खुद मरते हो। किसी दूसरे के मरने से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। अगर सच में लाइफ के मजे लेने हैं तो बेटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज का ये थॉट है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। तो आपको कोशिश करनी है। अच्छा, कोशिश करते समय क्या होगा, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ बातें आएंगी। कोशिश हम कहाँ कहाँ से करेंगे? आई विल बी डूइंग कैप्लॉन, आज जैसे कैप्लॉन से करूंगा, बीबीबी से करूंगा। तो आपको कुछ बातों का माइंड में ध्यान रखना है। 250 ग्राम, सर 250 ग्राम, हाँ बेटे ये इसके अंदर जो है ना वो 250 ग्राम का है। तो आपने उस 250 ग्राम में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वाइल अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 ACCA स्किल लेवल। तो मैंने लिखा पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड while attempting MCQs. First is read the question sincerely. आपको सबसे पहले क्वेश्चन सिंसियरली पढ़ना चाहिए। मैं बेटे आज भी क्वेश्चन कई बार जल्दी जल्दी में पढ़ता हूं और मैं प्रॉपर नहीं देखता कि वो पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में मेरा आंसर गलत हो जाता है। तो आप भी ध्यान से क्वेश्चन को सिंसियरली पढ़ें। चेक वेदर द क्वेश्चन इज इन पॉजिटिव सेंस, क्योंकि कई बार उसने वो पॉजिटिव सेंस में पूछा होता है और कई बार नेगेटिव सेंस में पूछता है, मोस्ट लाइकली, अनलाइकली, इक्वली लाइकली, पता नहीं क्या क्या। इट मींस यू हैव टू रीड द लैंग्वेज वेरी केयरफुली। ठीक है सर। डू कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस। आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए लाइफ में जीतने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप, मैं अभी प्रैक्टिस करता हूं तो मेरे सारे क्वेश्चंस पहली बारी में हो जाते, नहीं होते बेटे। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, पेशेंस रखनी है, फिर कोशिश करना है। तो आपके लिए मैंने 4th पॉइंट क्या लिखा, प्लीज सॉल्व इट इन अ रजिस्टर। बेटे मैं आज भी अब क्या बताऊं, अलग से रजिस्टर में सारे चीजें लिखता हूं, प्रैक्टिस करता हूं। जबकि आप देखिए मैं आपके सामने रजिस्टर दिखा भी रहा हूं, ये देखिए रजिस्टर के सामने, रजिस्टर में लिखता हूं और फिर प्रैक्टिस करता हूं। अच्छा, सेकंड पॉइंट इज मैंने क्या किया है, सबका हार्ड कॉपी भी निकलवाया। जैसे कैप्लन का हार्ड कॉपी निकलवा लिया मैंने। हार्ड कॉपी से जल्दी काम होता है बेटे, आपको हार्ड कॉपी निकलवानी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। और लेटेस्ट है हार्ड कॉपी, ठीक है सर। तो डू नॉट सी द आंसर्स। क्या होता है, आंखें जो है ना कहीं नजरें बदल जाती हैं। तो बेटर है कि आप आंसर मत देखें, पहले खुद सॉल्व करें, क्योंकि अंदर की खुशी होगी जब आपका करेक्ट आंसर आएगा। इन केस ऑफ योर आंसर इज नॉट टैलिंग विद द बुक, अगर मान लेते हैं आपका आंसर बुक से टैली नहीं कर रहा, तो घबरा मत जाना, डर मत जाना। क्या करना, आप पहली बात तो उसमें स्टार लगा देना, और फिर ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन कि क्या वो कंसेप्ट कवर्ड नहीं था, मैंने नहीं कराया या आपने नहीं किया। और अगर आपने वो कंसेप्ट किया है तो क्या आपको उसमें पूरी क्लैरिटी नहीं है? इट मींस आपको रीजंस फाइंड आउट करनी है और स्टार लगाना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप उसी क्वेश्चन को करोगे। बेटा 3 बार करनी है प्रैक्टिस। पहली बार तो सारे क्वेश्चंस में, सेकंड टाइम जिसमें स्टार लगाया है, और थर्ड टाइम जिसमें डबल स्टार लगाया है, वो मैं बताता जाऊंगा आपको। तो लिखें, इन केस योर आंसर इज नॉट टेलिंग विद द बुक, put a star mark and try to find out
What are the reasons? What are the reasons? Whether that concept is not covered, whether concept is covered, but you are not facing, but you are facing any problem, it means आपका concept clear नहीं है, आपको कहीं ना कहीं डाउट थी. बिकॉज ऑल स्टार मार्क क्वेश्चंस यू हैव टू ट्राई अगेन. आप उसमें स्टार लगाएं, सेकंड टाइम आप खाली स्टार वाले को करेंगे, जो पहली बार हो गए उसको बार बार टाइम रिपीट नहीं करेंगे. बेटे पेशेंस रखना कंपलसरी है. आपको क्या लगता है कि सारे क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट में कर लेंगे? मेरे तो होते नहीं आज तक पहली अटेम्प्ट में. तो घबराना नहीं है यार, डरना नहीं है, पेशेंस रखनी है. सब्र से सब मिलता है, प्रैक्टिस जारी रखनी है. और आप जब अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना, इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, जनरली जब आगे करेंगे तो बेटे उसमें आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, फिगर्स आएंगी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए मैं बताऊंगा आपको एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना चाहिए, फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना चाहिए. उससे क्या होगा, क्वेश्चन कंट्रोल में आ जाएगा, है ना. जैसे चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 7 है, बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे. तो लिखिए ऑलवेज प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट, वर्किंग नोट इन केस ऑफ लॉन्ग एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. और बेटे कैलकुलेटर साथ में होना चाहिए. नहीं होगा तो देख लो जी, दोबारा पेपर देना मुझे क्या, मैं तो कहता रह रहा हूँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए. नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, एक बच्चा आप ढीला बैठा है आप में से, तो कुछ हो थोड़ी जाएगा, दोबारा एग्जामिनेशन फीस देगा वो, मुझे क्या लेना है. मैं तो खाली बता रहा हूँ. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2. 1 में आएंगे, पहले 2 कर रहे हैं. बेटे कैप्लॉन है, पेज नंबर चेक कर लीजिए, पेज नंबर चैप्टर 1 है, देख लीजिए पेज नंबर है, पेज नंबर वैसे लिखा था मैंने 25 है. अब आपके पास क्या पता एडिशन दूसरा हो तो कोई घबराना नहीं है, 99.99 यही रहता है. पेज नंबर आगे पीछे होगा, आराम से देख लो. विच ऑफ द फॉलोइंग, अब क्या लिखा है, इज नॉट. अब यहां नहीं पढ़ते हम ध्यान से, बेटे नेगेटिव सेंस में पूछा हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, वो कहता है इनमें से कौन सा नहीं है. द 3 मेन टाइप्स ऑफ डिसीजंस. अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मैं अभी आंसर को देख ही नहीं रहा. लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक मैंने आपको 10 बार बोला होगा, देयर आर 3 डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट: इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस. अब वो कह रहा है इन 4 में से कौन सी ऐसी डिसीजन नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. डिविडेंड डिसीजन तो है, इन्वेस्टमेंट भी है, फाइनेंशियल भी है, और इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए इकोनॉमिकल इज नॉट अ डिसीजन. और वो आपसे पूछ भी रहा है विच इज नॉट अ डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज अ डिसीजन, financial decision is a decision, because in financial management in F9 ACCA skill level फाइनेंस मैनेजर के 3 ही मेन मुख्य काम होते हैं: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल, डिविडेंड. ठीक है सर. क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3. बेटा इसके लिए लेक्चर 4, 5, 6 मैंने बड़े अच्छे बताए थे आपको एजेंसी के लिए. द एजेंसी प्रॉब्लम, आपको पता ही है एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है. एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है, और ये थर्ड पार्टी होते हैं. प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है, एजेंट थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्ट करता है. प्रिंसिपल कौन, प्रिंसिपल आर इक्विटी शेयर होल्डर्स. एजेंट्स कौन, मैनेजर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीईओस, सीएफओस. ठीक है जी. The agency problem is a driving force between growing importance attached to sound corporate governance. मतलब वो कहना चाह रहा है कि आपको पता ही है दैट देयर इज अ एजेंसी प्रॉब्लम, उसका कोई हल नहीं है, बिकॉज देयर आर प्रिंसिपल्स, देयर आर एजेंट्स, बट उनका जो कन्फ्लिक्ट है वो जो एजेंसी प्रॉब्लम है, क्योंकि थॉट्स अलग हैं. इक्विटी होल्डर्स दे हैव अ डिफरेंट थॉट because they are taking risk, but managers, that person, the agent, they have a different thought, so there is a conflict, there is a problem. उसको minimize करने के लिए हम corporate governance की help लेते हैं, मैनेजमेंट के रिवॉर्ड सिस्टम को चेंज करते हैं. तो दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को. द एजेंसी प्रॉब्लम इज अ ड्राइविंग फोर्स behind the growing importance attached to sound corporate governance. In this context, agents are, आराम से आपने बताना है, agents are not the customers, agents are not the shareholders, principals are the shareholders, agents are not the auditors. बेटे managers, मैंने लिख भी दिया, वैसे यहाँ पे लिखा भी था agents are managers. मैंने कहा ना मुश्किल कुछ है ही नहीं यार, आप थोड़ी सी हिम्मत रखें, लॉजिकली बातों को लिखें. मेरे आपके स्लाइड्स जो मैंने आपको हैंड रिटन में बताया, प्रिपेयर द नोट्स, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाएं. कैसे नहीं होगा यार, फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा. आप अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर दो, पहली बार ही पास होकर दिखाएंगे. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव दैट अ कंपनी माइट चूज टू परस्यू. आई थिंक मैंने इसको लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स में
Profit maximization can be objective, EPS growth can be objective, but the main objective is wealth maximization of a shareholder. और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, देखते हैं. प्रोविजन ऑफ गुड वेजेस एंड सैलरीज, दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. डीलिंग ऑनेस्टली एंड फेयरली विद द कस्टमर, दैट इज आल्सो नॉट अ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. प्रोड्यूसिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, दैट इज आल्सो नॉट अ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. रिस्ट्रिक्टिंग द लेवल ऑफ गियरिंग टू बिलो स्पेसिफाइड टारगेट लेवल. रिस्ट्रिक्टिंग द लेवल ऑफ गियरिंग, बेटे रिस्क देखो, इसमें तो कहीं पे भी फाइनेंस की बातें ही नहीं हो रही. एबीसी में, अब एबीसी में कोई फाइनेंस की बातें नहीं हो रही है ना, कुछ अलग ही अजीब सी बातें कर रहे हैं. गियरिंग का मतलब होता है रिस्क. फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में रिस्क आता है क्योंकि रिस्क रिलेट करता है रिटर्न. तो लास्ट डी पॉइंट मुझे लगता है ठीक है, आप एक बार चेक करेंगे. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 5 आराम से, कोई जल्दी थोड़ी है बेटे. इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजिंग परफॉर्मेंस इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, which of the following definition is incorrect. अब देखो क्या पूछ रहा है, is incorrect. आप जल्दी जल्दी में पढ़ोगे ना तो आंसर गलत हो सकता है, करेक्ट का आंसर दे दोगे. वो कह रहा है जो गलत है वो बताओ. वैल्यू ऑफ मनी मींस प्रोवाइडिंग सर्विस इन अ वे इन विच इकोनॉमिकल एफिशिएंट. 3 इज वेरी राइट, ये तो बिल्कुल ठीक ही है, ये तो करेक्ट है. इकोनॉमी मींस डूइंग चीपली, नॉट स्पेंडिंग $2 when the same thing can be this. Very right. इकोनॉमी का मतलब है इनपुट से रिलेट करता है. इनपुट हैज टू बी परचेज एट अ वेरी चीपर कॉस्ट. एफिशिएंसी मींस डूइंग क्विकली, मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज स्पेंड. वेरी राइट बेटा, एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रोसेसिंग जो आप कर रहे हैं वो जल्दी हो जाए. इफेक्टिवनेस मींस डूइंग द राइट थिंग्स, स्पेंडिंग फंड्स टू अचीव. नहीं बेटा, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, कि क्या उसको पैसे वसूल हो रहे हैं, क्या वो वैल्यू फॉर बनी है, या जो आपने पैसे खर्च किए हैं उसको सर्विस देने के लिए, whether he has received that. So that is effectiveness, and effectiveness is related with outcome. I think मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, तो आई थिंक आपको समझ आ रहा है. हम आगे चल रहे हैं. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम्स. मैंने आपको बताया था मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम्स में what are the problems in that and what are the different types of managerial rewards are there. Your remuneration should be linked with economic value added. Remuneration should be linked with profits. You should give executive stock options. याद आ रहा है, पढ़ते हैं. By rewarding performance, an effective scheme creates an organization focus on continuous improvement. Yes, it is okay. Is a problem. हो गया था, कौन सी problem है? Schemes based on shares can motivate. This is ESOPs. Very right. This is not our problem. Self-interested performance may be encouraged at the expense of teamwork. आपने एक मूवी देखी थी हॉकी, जिसमें शाहरुख खान उसका कोच था. वो कहता है आप इंडिविजुअली मत जीतो, इंडिया के लिए खेलो. तो बेटे दिस कैन बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि हर व्यक्ति क्या करेगा, रिवॉर्ड लेने के लिए अपनी परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देगा, जबकि अपनी परफॉर्मेंस से ग्रुप परफॉर्मेंस नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस नहीं होगी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी. इट मींस दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम कि सब सेल्फिश हो जाएंगे. एंड लास्ट इज इफेक्टिव स्कीम्स अट्रैक्ट एंड कीप द एम्प्लॉइज वेरिएबल वैल्यूएबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन. वेरी राइट. कहने का मतलब है जी, ये जो 5-6 क्वेश्चंस आपने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कैप्लन के कर लिए, ठीक है. अब आपने कैप्लन का एग्जामिनेशन किट उठाना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये तो थ्योरी का है, इसमें तो रजिस्टर में लिखने की भी जरूरत नहीं है. जो भी क्वेश्चंस आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होते उसको स्टार लगाना है, और जो स्टार लगाए उसको चेक करना है कि क्या कारण रहा, क्या गलती रही, आपने क्या समझ लिया और क्या समझना था. प्यार तो होना ही था. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. दोस्तों चैप्टर 1 यहां पे कंप्लीट हो गया. मैं आपको बताऊं, मैं नेक्स्ट जो है चैप्टर 2 नहीं स्टार्ट करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्यों नहीं स्टार्ट करूंगा. बेटे पहले मैं चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करूंगा, वर्किंग कैपिटल, फिर चैप्टर 8, फिर चैप्टर 9, फिर चैप्टर 10. वो सभी चैप्टर्स वर्किंग कैपिटल के बेटे आपको मैं पहले कराऊंगा, बिकॉज देन ओनली यू कैन एबल टू रिलेट द थिंग्स. अदरवाइज आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी. कवर सब कुछ करूंगा, बट जैसे मैं करा रहा हूं पहले वैसे करते रहे, ऐसे मजा आएगा जिंदगी का. एग्जामिनेशन गेट के क्वेश्चन ऐसे होंगे, नहीं होंगे तो बेटे मैं स्पेशल आपके लिए लाइव तो लेता ही हूँ, 15-20 दिन में एक बार ले रहा हूँ, या जैसे भी होगा मैं गूगल मीट में आपके डाउट्स क्लियर करूंगा. आप टेंशन मत लें, पहले आप कर्म करें. कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.